नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं, जहां खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया है आज। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का स्वागत किया। धामी के रोड शो के दौरान जगह जगह पार्टी कार्यकर्ता उनका स्वागत करते दिखाई दिए। रोड शो में भाजपा के कई विधायक भी मौजूद रहे। तो 2022 चुनाव को लेकर भाजपा लगातार कार्यक्रम कर रही है और इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी के भी लगातार चुनावी कार्यक्रम चल रहे हैं। तो देखिए इन तस्वीरों को, ये हरिद्वार से हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो और लोगों की भीड़ साफ देखी जा सकती है। फूलों से, मालाओं से कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है सीएम का। और लोगों को रोजगार देने के मकसद से देहरादून में मेगा शो स्वरोजगार शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस मौके पर अलग अलग क्षेत्रों में स्वरोजगार करने वाले लाभार्थियों को चेक बांटे गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि स्वरोजगार के क्षेत्र में लोगों को लाभ देने के लिए सरकार कई तरीके की योजनाएं चला रही है। बहुत ज़्यादा काउंटरों पर न जाना पड़े, बहुत ज़्यादा परेशान न होना पड़े, उसके लिए सरलीकरण की प्रक्रिया अपनाने का हम लोगों ने एक रास्ता बनाया है कि थोड़ा उसको सरल करेंगे, जिससे कि हमारे नौजवान भाई जो रोज़गार वास्तव में करना चाहते हैं और जो ऋण लेना चाहते हैं उनको ऋण आसानी से मिल पाए। बहुत सारी औपचारिकताओं में न जाना पड़े उनको, क्योंकि ज़्यादा औपचारिकताओं में जाने के कारण से कई बार मैंने देखा है, महसूस किया है कि उनको वो ऋण लेते लेते या ऋण के लाइन में लगे लगे इतने परेशान हो जाते हैं कि वो ऋण लेने की बात और स्वरोजगार की बात ही भूल जाते हैं। देहरादून से खबर है, जहां भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान हो सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां चुनाव प्रबंधन समितियों का ऐलान हो सकता है, ऐसी खबर आ रही है। मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं। कौन? निशंक, इनका नाम सामने आया है। चुनाव प्रबंधन समिति में 100 से ज्यादा पदाधिकारी हो सकते हैं। ये अहम जानकारी है बीजेपी खेमे से, जहां चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। इसकी सूची जारी की जा सकती है। तो उधर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने संगठन की मजबूती के लिए एक दांव खेला है। निकाय और पंचायत चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से बाहर किए गए कांग्रेसी नेताओं की घर वापसी का अब रास्ता खोला गया है। दरअसल कांग्रेस ने अपने 100 से अधिक नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बाहर का रास्ता दिखाया था, लेकिन अब विचार विमर्श समिति का गठन करके उनके घर वापसी की राह देखी जा रही है। अभी समिति को 52 के लगभग आवेदन मिल चुके हैं। जब उनके सारे नाम हम कमेटी को प्राप्त हो जाएंगे, उसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देगी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में वरिष्ठ नेतागण उसमें सम्यक विचारों उपरांत बैठेंगे और एक विचार करने के बाद सम्यक विचारों उपरांत उनकी वापसी के संबंध में फैसला लिया जाए। तो वहीं दिल्ली दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस के नेता भाजपा के संपर्क में हैं, वो उन नेताओं के नाम भी तो बताएं। ये कहना है प्रीतम सिंह का। कांग्रेस बहुत मजबूत राजनीतिक दल है और मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक विचारधारा है और विचारधारा को समाप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा बहुत सारे लोग हैं, जरा बताएं तो कौन लोग हैं वो? अगर होते तो क्या भाजपा चुप रहने वाली थी? और उत्तराखंड में कभी किंग मेकर की भूमिका में रही बसपा को उत्तराखंड में इन दिनों अपनी सियासी जमीन तलाशने की जरूरत दिख रही है। वजह जो भी हो, लेकिन अब राज्य गठन से लेकर अब तक बसपा उत्तराखंड में अपना जनाधार खोती चली आ रही है। अब देखिए चुनाव करीब है, बसपा भी चुनावी तैयारियों को धार देती दिख रही है। कभी उत्तराखंड में किंग मेकर की भूमिका में रही बसपा अब अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में पहला चुनाव 2002 में हुआ। इस दौरान भाजपा
कांग्रेस और बसपा में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। कांग्रेस 36 सीटों के साथ सरकार में आई तो भाजपा ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की, तो वहीं बसपा 7 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर रही। 2007 के विधानसभा चुनाव में भी बसपा और भी बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई। बसपा के 8 विधायक विधानसभा पहुंचे, जबकि मत प्रतिशत बढ़कर 11.76% हो गया। दोनों मैदानी जिलों हरिद्वार और उधम सिंह नगर की ज्यादातर सीटों पर बसपा का दबदबा था, लेकिन वक्त के साथ साथ बसपा का वोट बैंक भी गिरता गया और विधायकों की संख्या भी घटती गई। 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा 3 विधायकों पर सिमट गई। हालांकि मत प्रतिशत बढ़कर 12.99% पर पहुंच गया। 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान बसपा के भले ही 3 ही विधायक थे, लेकिन इस बार बसपा ने किंग मेकर की भूमिका निभाई और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सरकार में शामिल हुई। भगवानपुर से विधायक सुरेंद्र राकेश बसपा कोटे के कैबिनेट मंत्री बने, लेकिन 2017 के चुनाव में बसपा का उत्तराखंड से सूपड़ा साफ हो गया। इस बार बसपा का एक भी विधायक जीतकर विधानसभा तक नहीं पहुंच पाया। 2022 के चुनाव में भी बसपा दमखम के साथ चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा हमें निर्देश दिया गया है कि 70 की 70 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ना है, सभी जगह कैंडिडेट खड़े करने हैं और बड़ी मजबूती के साथ हम लोग विधानसभा में सेक्टर बूथ कमेटियों तक पहुंचकर सेक्टर बूथ कमेटियों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जो हमारा वोटर है वो हमारे साथ है, वो कहीं नहीं गया है। अब लोग बरगाल ला देते हैं तो कर देते हैं। अभी स्थिति ये आ गई है कि दोनों पार्टियों को, कांग्रेस को भी और इसको भी देख लिया है। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। 2008 के परिसीमन के बाद 2012 में तीसरे विधानसभा चुनाव में बसपा की राजनीतिक ताकत काफी कम हो गई। हालांकि इस चुनाव में हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में बसपा को मिले वोटों का प्रतिशत 21.83% रहा। 2012 के बाद गिरे बसपा के जनादेश से अब भाजपा और कांग्रेस ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती है। भावनाओं के तहत जनता को उनको नेता बनाया था, विधायक बनाया था, चुन करके भेजा था। उस कर्तव्य का अपने आप को उन्होंने जो है निष्ठापूर्वक जो करना चाहिए था वो नहीं किया, वो कर्तव्य अपना भूल गई, इसलिए इनका डाउनफ्लॉ हो रहा है। मायावती मुझे लगता है कि उनका जो वोट बैंक है, उनका जो समर्थन है धरातल पे वो खो चुका है, इसीलिए अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो करे क्या। अब 2022 के चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच होगा, लेकिन बसपा भी अपनी सियासी जमीन को फिर मजबूत करने का दावा कर रही है। मगर बड़ा सवाल ये है कि बसपा को ये सियासी संजीवनी देगा कौन। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। कहते हैं उत्तराखंड आंदोलनकारी आंसू बहा रहे हैं। हरक सिंह रावत ये कह रहे हैं आंदोलनकारियों की आत्मा रो रही है। आंदोलनकारी कह रहे हैं कि प्रदेश नालायकों के हाथ में है। ये बड़ा बयान दिया है हरक सिंह रावत ने। सैकड़ों लोगों की आत्माएं रोएगी जिन्होंने इस उत्तराखंड राज्य के लिए बलिदान दिया है। हमने नालायकों के हाथों में, इन बेवकूफों के हाथों में उत्तराखंड को सौंप दिया है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी, अगर हम सही मायने में उत्तराखंड के हितैषी हैं, सही मायने में उत्तराखंड के प्रेमी हैं, तो उन आत्माओं को रोने से रोकना। आत्मा रोएगी, भाई बेजवार की आत्मा रोएगी, उन बलवीर सिंह की आत्मा रोएगी, उन सैकड़ों लोगों की आत्मा रोएगी जिन्होंने इस उत्तराखंड राज्य के लिए बलिदान दिया है। हमने नालायकों के हाथों में, इन बेवकूफों के हाथों में उत्तराखंड को सौंप दिया है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी, अगर हम सही मायने में उत्तराखंड के हितैषी हैं, सही मायने में उत्तराखंड के प्रेमी हैं, तो उन आत्माओं को रोने से रोकना। तो हरक सिंह रावत को सुन रहे थे आप। बड़े जोश में तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं, अब इससे सियासी भूचाल आ सकता है। किस तरीके की प्रतिक्रिया आएगी ये तो हम बताएंगे, लेकिन फिर से एक बार जरा सुनिए कि क्या कहा है इन्होंने। उत्तराखंड को सौंप दिया है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी, अगर हम सही मायने में उत्तराखंड के हितैषी हैं, सही मायने में उत्तराखंड के प्रेमी हैं, तो उन आत्माओं को रोने से रोकना। आत्मा रोएगी, भाई बेजवार की आत्मा रोएगी, उन बलवीर सिंह की आत्मा रोएगी, उन सैकड़ों लोगों की आत्मा रोएगी जिन्होंने इस उत्तराखंड राज्य के लिए बलिदान दिया है। हमने नालायकों के हाथों में। तो चलिए इस भाषण के मायने समझते हैं और कोशिश करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। ब्यूरो चीफ अजित राठी हमारे साथ जुड़े हैं। अजित जी, भावनाओं में बह के बोल गए और नालायक के हाथों उत्तराखंड सौंप दिया। अब किस तरीके से देखा जाएगा इनके बयान को?
श्रीलता देखिए, चूंकि उत्तर प्रदेश के जमाने से हरक सिंह रावत राजनीति करते आए हैं, उत्तर प्रदेश में भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं और वो एकमात्र इस राज्य के ऐसे नेता हैं जो बोलने से पहले कभी नहीं सोचते, पूरी बेलाग लपेट अपनी बात कहते हैं। अच्छा। आज ये आयोजन मसूरी में हो रहा था और मसूरी में वामपंथी पार्टियां भी इसमें शामिल थी और मुख्य अतिथि के तौर पर हरक सिंह रावत आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। पहले उन्हीं की उपस्थिति में वामपंथी पार्टी के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कोसा और उसके बाद जब हरक सिंह रावत मंच पर खड़े हुए तो जैसे ही उन्होंने माइक संभाला तो उन्होंने वही कहा जो भी एबीपी गंगा के दर्शकों ने सुना। उनका बहुत साफ साफ कहना है कि ये राज्य जिस काम के लिए बना था, जिस लक्ष्य को लेकर बना था, वो पूरा नहीं हुआ है। राज्य के लोगों की जो मुराद थी, जो आवश्यकताएं थी, वो पूरी नहीं हुई है और इन आंदोलनकारियों की आत्मा आंसू बहा रही होगी क्योंकि राज्य को नालायकों के हाथों में सौंप दिया है। अब ये नालायक कौन है? ये संगठन के मुखिया हैं, सरकार की मुखिया हैं, ये पुरानी सरकारें हैं, नई सरकार है, वर्तमान सरकार है, कौन सरकार है? इसका बाइफरकेशन करना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये प्रदेश अमूमन तौर पर उन्हीं के हाथों में रहता है जो मुख्यमंत्री होते हैं, जो सरकार चलाते हैं। जी बिल्कुल अजीत जी, क्योंकि देखिए उत्तराखंड भाजपा के हाथ में भी रहा है और कांग्रेस के हाथ में भी रहा है और अभी किसके हाथ में, ये सभी जानते हैं। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं और हरक सिंह रावत ने क्या बोल दिया है, जरा आप भी ध्यान से सुनिए। बलबीर सिंह की आत्मा रोएगी, उन सैकड़ों लोगों की आत्मा रोएगी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए बलिदान दिया है। हमने नालायकों के हाथों में, इन बेवकूफों के हाथों में उत्तराखंड को सौंप दिया है। जिससे मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी, अगर हम सही मायने में उत्तराखंड के हितैषी हैं, सही मायने में उत्तराखंड के प्रेमी हैं, तो उन आत्माओं को रोने से तो चलिए बारी है 70 का संग्राम की, और 70 का संग्राम में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मसूरी विधानसभा क्षेत्र का सियासी गणित क्या कहता है। इस सीट पर पिछले 2 टर्म से भाजपा का कब्जा है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी यहीं से विधायक है। पहाड़ों की रानी वैसे तो अपने कूल मिजाज के लिए जानी जाती है, मगर यहाँ पर सियासी पारा हर वक्त गर्म रहता है क्योंकि ये सीट सियासी लिहाज से काफी अहम रही है। आखिरकार ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए इसे समझाते हैं। मसूरी सीट पर फिलहाल कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी विधायक हैं। पिछले 4 चुनावों में इस सीट पर 2 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी काबिज रही। मौजूदा समय में मसूरी विधानसभा सीट पर गणेश जोशी की मजबूत पकड़ दिख रही है। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से भी देखें तो जोशी का पलड़ा भारी लग रहा है। यही बात गणेश जोशी का भी आत्मविश्वास बढ़ा रही है। मैंने कहा सबसे बड़ी पेयजल योजना है, क्योंकि एक बार आदमी बिना सड़क के रह सकता है, बिना बिजली के, बिना पानी के नहीं रह सकता। मसूरी की पेयजल की समस्या का समाधान हमने किया है। मसूरी की पार्किंग का समस्या समाधान हमने किया है। मसूरी में जॉर्ज का सौंदर्यीकरण हमने किया है। रूप सैन्य धाम का निर्माण करने जा रहे हैं, रोप पे हम बनाने जा रहे हैं। 5 काम हो गए, बाकी तो मैं 2-3 काम आपको और गिनाए हैं और सारे बहुत बड़े बड़े काम हैं। 2008 में नए परिसीमन के बाद दून शहर का एक हिस्सा भी मसूरी सीट से जुड़ गया। इससे इस सीट के भूगोल में पहाड़ और मैदान दोनों ही क्षेत्र आ गए। मसूरी सीट में कैंट समेत कई वीवीआईपी इलाके आते हैं। साथ ही इस क्षेत्र में 6000 सैन्य परिवार हैं। इस सीट की यही खासियत इसमें राजनीतिक दलों की दिलचस्पी बढ़ाती है। गणेश जोशी पिछले 2 टर्म से चुनाव जीतते आ रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि जनता के बीच पकड़ अच्छी खासी है। सैन्य बाहुल इलाका होने की वजह से जोशी यहां मजबूत स्थिति में है। एबीपी गंगा के लिए मसूरी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो मसूरी सीट पर अब तक 4 बार चुनाव हो चुके हैं। 2 बार भाजपा तो 2 बार कांग्रेस के पाले में ये सीट आई है। 2002 में हुए चुनाव की अगर आप बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला की यहां से जीत हुई थी, जबकि 2007 में फिर से जोत सिंह गुनसेला ने ही बाजी मारी थी। 2012 और 17 की बात करते हैं तो चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर गणेश जोशी ने जीत दर्ज की थी। तो
तो देखिए, और 2017 का मुकाबला भी अगर आप देखते हैं तो गणेश जोशी भाजपा से जीत दर्ज करते हैं। गोदावरी थापली कांग्रेस से इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। मसूरी टूरिस्ट स्पॉट है और इसी वजह से ये बेहद अहम सीट हो जाती है। यहाँ साल भर सैलानियों का आना जाना लगा रहता है। और चलिए अब आपको मसूरी विधानसभा की कुछ समस्याएं, जो मुद्दे हैं वो बताते हैं। पहली समस्या है ट्रैफिक जैम। ये बड़ी समस्या है यहाँ के लोगों के लिए। इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्र के कई हिस्सों में पेयजल की भी समस्या है। पानी की प्रॉब्लम बनी रहती है, इसकी वजह से लोग परेशानी में रहते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली भी तीसरा मुद्दा है और इसकी वजह से भी लोग परेशान रहते हैं। चौथा मुद्दा, विधानसभा के कई क्षेत्रों में लिंक मार्ग जो हैं उनकी हालत ठीक नहीं है, वो खस्ता हाल है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। सड़क और नालियों की समस्या, ये यहाँ के 5वें मुद्दे के तौर पर देखी जाती है। लोग इससे 2-4 हुए हैं और अभी भी ये परेशानी बनी हुई है। काम बिल्कुल सही है, 100% है, लेकिन पानी की समस्या जो ये हो रखी है इसको जरा सॉल्व करा दो। अच्छा, पानी की ज़्यादा दिक्कत है। पानी की ज़्यादा दिक्कत। सबसे अच्छा काम ये है कि असली में जैसे पानी समस्या हो, कुछ भी हो, बुलाते हैं, आ जाते हैं। कोई भी समस्या हो हमारी, अगर हमसे बात करते हैं तो वो कर देते हैं। इसका पानी इन्होंने पूरा पानी नीचे दे दिया। कहाँ दे दिया? इस ढाल पे। और यह जो आर्य सिलाई भवन है उसकी पल्ली तरफ पूरा पानी यहाँ पहले ठीक था जब ये ट्यूबवेल खोदा। उसके बाद उन्होंने जब से पानी नीचे दिया तब से यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। 2 महीने हो गए पूरा हुआ ऐसी था और अभी तक नल का कनेक्शन नहीं हुए। हमारा पानी सुबह 5:30 बजे चल जाता था और 9 बजे तक आता था और पानी ऊपर सेकंड फ्लोर पे चलता था। अब ये ग्राउंड फ्लोर पे भी नहीं मिल रहा। सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब ज़्यादा खास भी नहीं है लेकिन सेटिस्फैक्ट्री है। आते हैं ऐसा नहीं, दुख में सुख में सबके खड़े होते हैं। ऐसा विधायक जी आते थे, नौबत ही नहीं आई, वो अच्छा काम करते थे, सब कुछ ठीक था। पर अब ये अभी हुआ और अब हम जा रहे थे उनके पास, पर हमें विधायक जी के पास जाने नहीं दिया। इन्होंने बोला कि हम पानी तुम्हें खुद देंगे, वहाँ मत जाओ।